नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां आज पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। यह बड़ी खबर, और इसी से शुरुआत कर रहे हैं हम। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज पेश होगा। विपक्ष के विरोध पर मोदी सरकार ने भी तैयारी की है। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश करने जा रही है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जाएगा और केंद्र सरकार आज इसे पेश करने जा रही है। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल दोपहर करीब 12 बजे बिल को पेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। सूत्रों की माने तो सरकार के बिल को एनडीए के घटक दलों का भी साथ मिल चुका है, जबकि विपक्ष इस बिल के विरोध की योजना बना चुका है। सूत्रों की माने तो इस बिल को लेकर कल विपक्ष का लोकसभा में हंगामा भी हो सकता है। भारत में एक देश एक चुनाव के लिए बीते गुरुवार को मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कानून से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी थी। इससे पहले सितंबर महीने में कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उच्च स्तरीय कमेटी के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होगा। पूरी सरकार की तरफ से इसको लेकर तैयारी की जा चुकी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल दोपहर करीब 12 बजे इस बिल को पेश करेंगे। हालांकि विपक्ष के भारी विरोध का भी आभास है और ऐसे में बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने तमाम सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित बेहद गरिमामय कार्यक्रम में राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान यानी पुलिस कलर्स अवार्ड 2024 सौंपा। राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में परेड द्वारा मुख्य अतिथि अमित शाह को सलामी दी गई। शाह ने सलामी के बाद परेड का निरीक्षण किया। महिला और पुरुष प्लाटून द्वारा मार्च पास्ट भी किया गया। मुख्य अतिथि अमित शाह ने धर्मगुरुओं द्वारा मंत्रोच्चार के बाद आकाश में तिरंगे, गुब्बारों और शानदार आतिशबाजी के बीच छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा। यह देश के सशस्त्र बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। विगत 24 वर्षों में छत्तीसगढ़ पुलिस की असाधारण सेवा, बहादुरी और कर्तव्य परायणता के लिए राज्य को यह सम्मान मिला है। छत्तीसगढ़ यह सम्मान हासिल करने वाला देश का सबसे युवा राज्य है, जिसने अपने गठन के मात्र 24 वर्षों में ही यह उपलब्धि हासिल की है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति का पुलिस कलर्स अवार्ड केवल एक सम्मान नहीं, यह सेवा और कर्तव्य का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में जो साहस और प्रतिबद्धता दिखाई है वह अभूतपूर्व है। छत्तीसगढ़ पुलिस देश के सर्वश्रेष्ठ और बहादुर पुलिस बलों में से एक है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ और देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 31 मार्च 26 तक छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ की, कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखा गया है, बल्कि जनता के विश्वास को भी उन्होंने मजबूत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति का पुलिस कलर्स अवार्ड पुलिस बल के लिए प्रेरणा का स्रोत बढ़ेगा और उनका हौसला और मनोबल भी बढ़ाएगा। उन्होंने नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इसके साथ ही यह सम्मान न केवल पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें और अधिक उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों के रूप में असामाजिक तत्व भी कुछ शामिल थे। उनका एक ग्रुप परीक्षा भवन के बाहर भी मौजूद था। ये लोग बाहर से हंगामा करने के लिए तैयार थे, एग्जाम कैंसिल करवाना चाहते थे। इन पर अब हत्या का केस दर्ज होगा। ये खुलासा पटना के डीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में किया है। रविवार को पटना जिला प्रशासन ने बापू परीक्षा केंद्र में हुए हंगामे को लेकर अपनी रिपोर्ट बिहार लोक सेवा आयोग को सौंपी है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि हॉल के अंदर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। प्रश्न पत्र देर से मिलने के कारण सेंटर के अंदर और बाहर भी प्रदर्शन हुआ। प्रशासन ने बापू परीक्षा केंद्र के अंदर का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है।
वीडियो में कुछ कैंडिडेट्स पेपर छीनते और फाड़ते नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने वीडियो जारी कर कहा है कि बापू परीक्षा केंद्र के कुछ कमरों में देर से प्रश्न पत्र मिले। इसके बाद अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। पटना डीएम चंद्रशेखर ने बताया कुछ शरारती तत्वों ने हंगामा शुरू किया, इसके बावजूद परीक्षा हुई। वीडियो में दिख रहे जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा का माहौल खराब किया उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने जांच रिपोर्ट में बताया कि परीक्षार्थी के रूप में कुछ असामाजिक तत्व भी परीक्षा में शामिल हुए थे। वो परीक्षा को कैंसिल करवाना चाह रहे थे। ऐसे परीक्षार्थियों और उपद्रवी दतियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कोचिंग संस्थानों की भी भूमिका की जांच की जाएगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने इस बाबत एक याचिका दाखिल की है। हिंदू पक्ष की ओर से भी एक याचिका दाखिल की गई है। कई याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज ज्ञानवापी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विभिन्न आदेशों को चुनौती देते हुए 6 याचिकाएं दाखिल की, जबकि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल उस अर्जी पर सुनवाई होगी जिसमें हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में सीलबंद वजू खाने की सर्वे की मांग की है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई करेगा। इसमें दोनों तरफ से यानी मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कई याचिकाएं सूचीबद्ध हैं। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाएं इसके लिए सूचीबद्ध भी हैं। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विभिन्न आदेशों को चुनौती भी दिया था। यह बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करेगा। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विभिन्न आदेशों को चुनौती देते हुए 6 याचिकाएं दाखिल की थी, जबकि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां आज एक अहम सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी के मामले पर सुनवाई होनी है। लगातार इस बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं और हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाएगा। बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, जहां कई याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। मुस्लिम पक्ष की ओर से भी याचिकाएं दायर की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई लंबित है। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विवेक, तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मामले पर सुनवाई होनी है, ज्ञानवापी से जुड़ा यह मामला, जहां हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ने याचिकाएं लगाई हैं। क्या कुछ होने वाला है आज सुनवाई में और किस पक्ष में, यानी किन याचिकाओं के ऊपर आज सुनवाई होगी? हिंदू पक्ष की तरफ से डाली गई या मुस्लिम पक्ष की तरफ से डाली गई? बिल्कुल, अगर देखें तो ज्ञानवापी से जुड़ी जितने मामले हैं उन सभी मामलों पर सुनवाई होगी, क्योंकि 22 नवंबर का जिस मामले पर सुनवाई हुई थी तो जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये कहा था कि जो ज्ञानवापी से जुड़ी जितने भी मामले हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों या मुस्लिम पक्ष के हों, उनका एक चार्ट बना के कोर्ट के सामने रखा जाए, जिससे ये तय किया जा सके किस मामले पर सुनवाई का प्रारूप क्या रखा जाएगा। क्योंकि इस मामले में 7 याचिकाएं दाखिल की गई, जिनमें से 6 याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में है, जबकि 1 याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से है। 22 नवंबर को जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो जो हिंदू पक्ष की याचिका थी, जिसमें उन्होंने वजू खाने का सर्वे की, जो वजू खाना था ज्ञानवापी में, उसको प्रोटेक्टेड एरिया सील कर दिया गया था, उसका सर्वे की मांग की थी। और एक याचिका जो उनकी और पड़ी थी, जिसमें उन्होंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो निचली अदालत के सभी मामले हैं उनको, क्योंकि एक चीज यहाँ समझ लेने की जरूरत है कि इससे जुड़े हुए 15 मामले निचली अदालत में चल रहे हैं, जिनमें से 9 जिला जज की अदालत में है, जबकि 6 सिविल कोर्ट में पड़े हुए हैं। तो उन सभी मामलों को एक साथ हाईकोर्ट सुनवाई करने की मांग करने वाली याचिका भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित थी, उसको लेके ये सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फिलहाल 7 याचिकाएं हैं जिन पर आज सुनवाई होगी। और जो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से 3 नोडल ऑफिसर नियुक्त किए थे, जो इन पूरे जो याचिकाएं हैं उनका डिटेल तैयार करेंगे, जिसके आधार पर सुनवाई को एक प्रारूप दिया जा सके। तो
तो जो 6 याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई और हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होने वाली है। क्योंकि जो हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई उसमें जो मांग की गई है वजू खाने के सर्वे की मांग की गई है, क्योंकि उसको प्रोटेक्टेड एरिया को सील कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको एज इट इज रखा गया था। लेकिन उसका ही सर्वे करने की मांग करते हुए निचली अदालत में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन निचली अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी थी। अब उसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामले की सुनवाई होने वाली है, ओवरऑल जितने भी मामले हैं सभी पर सुनवाई होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनका जो चार्ट रखा जाएगा उसके प्रारूप के आधार पर तय करेंगे किस मामले को कैसे और किस ढंग से सुना जाए। तो आज इस चीज को तय कर लिया जाएगा और सुनवाई का प्रारूप आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से तमाम बातचीत करने के लिए। लहरियासराय स्थित पोलो मैदान में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा ने कहा कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसमें बिहार का बड़ा योगदान है, उसका लाभ बिहार को काफी ज्यादा मिला है। इसी का परिणाम हुआ है कि इस वर्ष में केंद्रीय मंत्रिमंडल के बजट को लोग बिहार का बजट कहने लगे। मिथिला का बिहार सरकार में भी काफी योगदान है। यदि मिथिलांचल में सीट नहीं मिलती तो पिछली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। यहाँ पर यही कहने आए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के किए गए कार्यों को ध्यान में रखकर विकास को मुद्दा बनाएं। नीतीश कुमार 19 साल से मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले पूर्व में भी कई वर्षों तक केंद्र में मंत्री रहे। कभी उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा। हमें उनके कार्यों पर गर्व है। चमोली जिले के खैनूरी गांव में माता पिता का साया होने के बाद परेशानियों में जीवन यापन कर रहे 3 अनाथ बच्चों की मदद को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाथ बढ़ाया। मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री ने चमोली प्रशासन की टीम के माध्यम से अनाथ बच्चों के भरण पोषण और सर्दी से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चमोली प्रशासन की टीम ने खैनूरी गांव पहुंचकर मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों के लिए भेजी गई आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई। वहीं मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। खैनूरी गांव निवासी नैन सिंह की अक्टूबर माह में बीमारी से मृत्यु हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी स्वर्गीय कुसुम देवी की मृत्यु वर्ष 2020 में हो गई थी। ऐसे में उनकी 2 बेटियां संजना और साक्षी के साथ ही बेटा आयुष बेसहारा हो गए हैं। हालांकि गांव के ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह के साथ ही ग्रामीणों की ओर से बच्चों को सहारा दिया जा रहा था, लेकिन माता पिता का साया सर से उठने के चलते बच्चों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में मामले की जानकारी पुष्कर सिंह धामी को लगी और उन्होंने जिला प्रशासन को बच्चों की त्वरित सहायता करते हुए अन्य व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के लिए 2025 का पहला महीना बड़ी सौगात लाने जा रहा है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका मिला है। इस मेजबानी से उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पूरे देश में उत्तराखंड इन खेलों के सफल आयोजन के बाद अलग छाप छोड़ेगा। वहीं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जर्सी, मैस्कॉट, लोगो और एंथम को लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल मंत्री रेखा आर्या समेत कई लोग मौजूद थे। इस बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानमंडल से जुड़ी हुई, जहां शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। विपक्ष संभल और बहराइच हिंसा, कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरेगा। तो यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश विधानमंडल से जुड़ी हुई, जहां शीतकालीन सत्र को लेकर आज उसका दूसरा दिन है और आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है। और इस मौके पर विपक्ष भी सरकार को घेरने के फुल मूड में नजर आ रहा है। बहराइच और संभल जैसी घटनाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करेगा और सरकार को घेरने का काम विपक्ष करेगा। तो यह बड़ी खबर
उत्तर प्रदेश विधानमंडल से जुड़ी हुई, जहां शीतकालीन सत्र चल रहा है। और यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और साथ ही साथ विपक्ष भी सरकार को घेरेगा। इस बीच अगली बड़ी खबर संभल से, जहां अवैध कब्जा तोड़ने की तैयारी की जा रही है। मंदिर के आसपास के जो अवैध कब्जा हैं उन्हें प्रशासन तोड़ेगा। स्थानीय लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर ली है। तो यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर मंदिर के आसपास में जो अवैध कब्जा अतिक्रमण हो रखा था उसे तोड़ने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि जो भी बगल में, मंदिर के बगल में अवैध कब्जा किया गया है, प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। लोग पहले ही पूजा अर्चना करना अब यहां पर शुरू कर चुके हैं और संभल प्रशासन की ओर से यह बड़ी कार्रवाई करने की पूरी टीम की तैयारी है। बड़ी खबर संभल से, लगातार संभल सुर्खियों में बना हुआ है और अब अवैध जो कब्जा किया हुआ इलाका है मंदिर के बगल का, उसे भी प्रशासन तोड़ डालेगा। आज जो अवैध कब्जा किया हुआ पूरा इलाका है, जो भी मकान, दुकान उसकी जद में आते हैं, प्रशासन का बुलडोजर या उसका डंडा उसके ऊपर चलेगा और आज इसे तोड़ दिया जाएगा। यह बड़ी खबर संभल से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संभल में अतिक्रमण हटाने की तैयारी हो गई है। खास बात यह है कि यह अतिक्रमण उस इलाके में हटाई जाएगी जहां पर मंदिर मिला है और मंदिर के ठीक बगल जो भी अतिक्रमण के दायरे में आया है, चाहे वह घर हो, मकान हो, चाहे दुकान हो, कुछ भी हो, उसे आज प्रशासन का बुलडोजर गिरा देगा, ध्वस्त कर देगा। हमारे संवाददाता चरण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। चरण, तो आखिर संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और जब से अब इस मंदिर के बारे में पता चला है, अगल बगल के रहने वाले के होश फाख्ता जरूर हुए होंगे। क्या कुछ होने वाला है प्रशासन की तरफ से? आज सूचना मिली है कि बुलडोजर चलेगा प्रशासन का। सुन रहे हैं आप हमें चरण? जी 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 जी, क्या कुछ होने वाला है आज प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने को लेकर? क्योंकि संभल लगातार सुर्खियों में है। क्या अगल बगल के इलाके पर प्रशासन का डंडा चलेगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा? जी जी या मैं बता दूं, संभल में जो क्षेत्र है वहाँ 6 टीमें गठित की गई हैं अतिक्रमण हटाने के लिए। साथ ही जो मंदिर एक पुराना है जिसके कपाट पर जिला प्रशासन ने खुलवाए थे, उसके जो आसपास क्षेत्र, जो एक पीछे मकान बना हुआ है लगभग 15 फीट उसकी लंबाई होगी, उस क्षेत्र का जो है मकान मालिक ने ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। तो देखना ये होगा कि बताया जा रहा है, जो मकान मालिक जो एक बुजुर्ग है, उन्होंने जानकारी दी है कि मंदिर के चारों तरफ जो है रास्ता था, लेकिन अब वो रास्ता नहीं है, एक ही तरफ से जा सकते हैं। पहले चारों तरफ परिक्रमा होती थी, लेकिन इस समय अब परिक्रमा नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण है, जिला प्रशासन इस पर जो है निगाह बनाए हुए है और कल से ही जो है 6 टीमें इस पर काम कर रही हैं। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए चरण आपका शुक्रिया। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के खग्गू सराय में प्रशासन के द्वारा 46 वर्षों से बंद पड़े मंदिर के कपाट खुलवाने के बाद आज जब मंदिर के पास स्थित पुराने कुएं की मजदूर खुदाई कर रहे थे तो वहां पर मजदूरों को 3 मूर्तियां मिली, जिनके विषय में मंदिर में पूजा करने आए श्रद्धालु संजीव शर्मा ने बताया कि कुआं खुद रहा था, तभी उसमें माता लक्ष्मी की एक मूर्ति मिली है। यह खंडित है। इससे पहले गौरी पार्वती जी की मूर्ति भी निकली थी। वहीं मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु ने बताया कि खुदाई के दौरान मां गौरी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां निकली हैं। मंदिर में दर्शन करने आए अतर सिंह पुजारी ने बताया कि मंदिर के पास काफी पुरानी 2 मूर्तियां निकली है जो मां लक्ष्मी और मां गौरी की हैं। इसी दौरान कुएं की खुदाई के दौरान गणेश जी की मूर्ति भी मिली। इस विषय में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक श्रीचंद्र ने बताया कि कुएं की खुदाई के दौरान 3 खंडित मूर्तियां मिली। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। 3 दिन पहले यहाँ पर एक मंदिर के कपाट जिला प्रशासन ने खुलवाए थे, साथ ही उसके पास में एक कुआं था। कल कुएं की जो है खुदाई शुरू हो गई थी, 10-12 फीट कुएं की खुदाई की गई थी, लेकिन आज फिर कुएं की खुदाई की गई तो यहाँ इसमें जो है 3 मूर्तियां निकली। बताया जा रहा है कि शिव परिवार की मूर्तियां हैं, साथ ही वह मूर्तियां खंडित बताई जा रही है। साथ ही लोगों ने जानकारी दी है कि मूर्तियां पुरानी हैं और लोगों ने इसमें
पहले जो है कुआं जब मिट्टी नहीं थी इसमें तो किसी ने डाल दी थी। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा ये कुआं है, इस समय पर जो कुआं को ढक दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, लगभग बताया जा रहा है कि 20-22 फीट यहाँ पर जो है कुएं की खुदाई की गई है। तो यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर है जो लोग जो है यहाँ पर पूजा पाठ करने आ रहे हैं, साथ ही लोगों में हर्षोल्लास की स्थिति देखी जा रही है। यहाँ लगातार यहाँ पर जो यहाँ जो है स्थिति जो है देखने को जो मिल रही है, लोगों में हर्षोल्लास की जगह स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों ने जानकारी दी है कि लगभग जो है 46 साल पुराना ये कुआं है, 46 साल मंदिर पुराना है और इसको लेकर आज जो है 3 दिन पहले इसके कपाट खोले गए थे। तो लगातार यहाँ पर जो लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। मैं चंदी कैमरा पर्सन के साथ APN संभल। और अभी इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।